स्वागत है आप सबों का झारखंड स्टडी की इस नए वीडियो में। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 9। चैप्टर 9 का नाम है ग्रामीण एवं शहरी जीवन। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, क्या दिया है भाई, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक, क नंबर में है, उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग खाली जगह वर्ष पहले हुआ। तो कितना वर्ष पहले हुआ? तो 1000 वर्ष पहले हुआ। लिख लीजिएगा क्या, 1000 वर्ष पहले हुआ ना, 1000 वर्ष पहले हुआ। ठीक, तो आप यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं क्या, 1000 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बढ़ते हैं ख नंबर में। देखिए ख नंबर में, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को कहा जाता था। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? बेलल्ला। ठीक, बेलल्ला कहा जाता है। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता है? बेलल्ला कहा जाता है। अभी हमको उतना माउस चलाने का आदत नहीं है ना, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, आप लोग उसको ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक, देखिए ग नंबर में, अवशेषों की खुदाई द्वारा दिल्ली में मिला। अवशेषों की खुदाई द्वारा दिल्ली में क्या मिला? वलय कूप। लिख लीजिएगा क्या, वलय कूप। ठीक, यहाँ पर लॉ और यो अलग अलग है, लॉ और यो अलग अलग है, वलय कूप। तो दिल्ली में क्या मिला? अवशेषों की खुदाई द्वारा दिल्ली में क्या मिला? वलय कूप मिला। दिल्ली में क्या मिला? वलय कूप। ठीक, उसके बाद देखिए घ नंबर में, रोपड़ खाली जगह में बसा है। तो रोपड़ कहाँ बसा है? रोपड़ आपका पंजाब में बसा है। कहाँ बसा है? पंजाब में। लिख लीजिएगा पंजाब। ठीक, पंजाब में बसा है। रोपड़ कहाँ बसा है भाई साहब? पंजाब में बसा है ना। अब देखिए जो आपका 1 नंबर में है, आर्किमेडू प्राचीन खाली जगह था। आर्किमेडू प्राचीन में क्या था? बंदरगाह था, बंदरगाह। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। बंदरगाह की जगह पर आप उत्खनन क्षेत्र भी भर सकते हैं। आर्किमेडू प्राचीन उत्खनन क्षेत्र था। ठीक, देखिए 2 का क में है, ग्राम भोजक किसे कहा जाता था? ग्राम भोजक किसे कहा जाता था ना, आई ना है, क्या है भाई साहब? देखिए 2 का क में है, ग्राम भोजक किसे कहा जाता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर भारत में गांव, उत्तर भारत के गांव में जिसके पास बहुत ज्यादा क्या होती थी? जमीन होती थी ना, जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन होती थी, वह गांव का क्या होता था? प्रधान होता था। देखिए जो जमीन होगा उसके पास ज्यादा उपज होगा, ज्यादा उपज होगा तो ज्यादा पैसा होगा, और ज्यादा जिसके पास पैसा होता था, अभी नहीं पहले जमाने में जो ज्यादा पैसा वाला होता था वो कैसा होता था? दबंग होता था ना, बाहुबली टाइप का आदमी होता था, प्रधान होता था। इसलिए वो क्या होता था? गांव का क्या होता था? प्रधान होता था। जिसके पास ज्यादा जमीन होती थी वो गांव का क्या होता था? प्रधान होता है। और उसे क्या कहते थे भाई? ग्राम भोजक कहा जाता था ना, उसे क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक कहा, आपका ग्राम भोजक कहा जाता था। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। देखिए दूसरा नंबर में संगम साहित्य। देखिए ख नंबर में, संगम साहित्य किसे कहा जाता है? देखिए इसका आंसर देखिए, 100 से 250 ईस्वी के मध्य दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कवियों के 3 विशाल सम्मेलन बुलाए गए, जिसे संगम कहा जाता है। ठीक, 100 से 250 ईसा पूर्व में मध्य दक्षिण भारत में, जब आप दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। आपका चैप्टर में भी दिया हुआ है लेकिन उतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है। ठीक, जब आप पढ़िएगा, यदि आप लोग कमेंट कीजिएगा तो फिर हम दक्षिण भारत का इतिहास पूरा डिटेल्स में बता देंगे। ठीक, तो देखिए इसमें जो पांड्य राजा था उसके संरक्षण में कवियों का 3 विशाल सम्मेलन बुलाया गया। तो कवियों का विशाल सम्मेलन क्यों बुलाया गया भाई? क्योंकि देखिए दक्षिण भारत में तमिल भाषा था, तमिल भाषा बोला जाता था ना, और तमिल भाषा में सुधार करने के लिए क्या किया गया? तमिल भाषा में सुधार करने के लिए क्या किया गया? कवियों का सम्मेलन बुलाया गया। ठीक, मतलब देखिए कोई किसी भी चीज में बैठक नहीं कीजिएगा, उसके बारे में चर्चा नहीं कीजिएगा, तो फिर उस चीज के बारे में कैसे आप कोई चीज ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं ना। तो इसीलिए उसको क्या करता था? तमिल भाषा में या तो तमिल साहित्य में सुधार लाने के लिए ना, सुधार लाने के लिए क्या किया था? ये लोग बैठक किया था। ठीक, उसे ही सम्मेलन बोला गया। ठीक, देखिए पांड्य राजाओं के संरक्षण में कवियों के 3 विशाल, मतलब बड़ा बड़ा कवि आता था, बहुत बहुत बड़े बड़े ज्ञानी सब आते थे, सम्मेलन बुलाया गया जिसे संगम कहा जाता है ना, जिसे संगम कहा जाता है। 3 बार बुलाया गया जिसे संगम कहा गया, और इस दौरान कवियों द्वारा लिखे गए पुस्तक को संगम साहित्य कहते हैं। देखिए जब बैठक में बैठेगा तो ऐसा थोड़ा है कि बोल के चला जाएगा, कुछ कुछ बातें को लिखता था कि भाई इस चीज, हाँ ये चीज होना चाहिए, ये चीज करना चाहिए, इस चीज के बारे में लोगों ने ध्यान दिया। तो इस दौरान जो लिखा गया उसे ही लिखे गए पुस्तक को क्या कहा जाता था? संगम साहित्य कहा जाता था। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए ग नंबर है, मथुरा किस लिए प्रसिद्ध है? बोलता है मथुरा जो है उत्तर प्रदेश में, वो किस लिए प्रसिद्ध है ना, बोलता है किस लिए फेमस है? मथुरा निम्न कारणों से प्रसिद्ध है। कृष्ण भगवान का जन्मस्थल, मथुरा जो था क्या था? कृष्ण भगवान का आपका जन्मस्थल था। ठीक, कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। कुषाण जो था, आप पढ़िएगा जब हिस्ट्री को डिटेल्स में,
इसलिए आपको बार बार बोल रहे हैं कि कमेंट कीजिए। कमेंट करने से एक एनर्जी मिलती है कि नहीं, आप लोगों में पढ़ने की चाह है, इच्छा है, आप लोगों को मेरा जो वीडियो है, हम जो बता रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो हम एक अलग एनर्जी, अलग जोश के साथ फिर काम करेंगे, अच्छा से सब कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, अच्छा से बताएंगे। ठीक, जो ये जो मथुरा था वो कुषाणों की क्या थी, दूसरी राजधानी थी ना। और तीसरा नंबर में ये सूती वस्त्र का बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, इसलिए जो मथुरा प्रसिद्ध है। ठीक, मथुरा कृष्ण भगवान का जन्म स्थल है। कुषाण जो था वो आपका मध्य एशिया से आया था कुषाण, उसमें कनिष्क महत्वपूर्ण राजा होता है कुषाणों का। तो उसकी क्या थी, दूसरी राजधानी थी, सांस्कृतिक राजधानी मथुरा थी। सूती वस्त्र का बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, इस कारण से जो है मथुरा प्रसिद्ध है। ठीक, चलिए बढ़ते आगे। देखिए, आर्कामेडू का रोम के साथ व्यापारिक संबंध था, यह कैसे पता चलता है? तो आर्कामेडू एक जगह है और यह जगह आपको कहाँ मिलेगा? पुडुचेरी से 3 किलोमीटर दूर जाइएगा तो आपको आर्कामेडू देखने मिल जाएगा। ठीक, 3 किलोमीटर दक्षिण में आप जाइएगा तो आपको आर्कामेडू देखने मिलेगा। पुडुचेरी में यदि आप जाएंगे, पुडुचेरी आंध्र प्रदेश तरफ है, तो उधर आपको क्या मिलेगा? आर्कामेडू देखने मिलेगा। ठीक, तो आर्कामेडू एक जगह का नाम है। आर्कामेडू का रोम के साथ व्यापारिक संबंध था, यह कैसे पता चलता है? देखिए, आर्कामेडू एक ऐतिहासिक स्थल है। ठीक, आर्कामेडू क्या है? एक ऐतिहासिक स्थल है। यह स्थल पुडुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ठीक, पुडुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यहाँ कुछ स्थानों पर उत्खनन किया गया। यहाँ पर जो आर्कामेडू जगह है वहाँ पर कुछ स्थानों पर उत्खनन मतलब खोदा गया। ठीक, जहाँ से रोम का ग्लास, रोम का लैंप इत्यादि सामान प्राप्त हुए। ठीक, अब देखिए, खोद कर यदि आपको किसी चीज का सामान मिल जाता है तो इससे यह पता चलता है कि उस जगह के साथ कुछ न कुछ संबंध था। ठीक, तो देखिए, वहां से जब रोम का ग्लास और रोम का लैंप प्राप्त हुआ तो उत्खनन से प्राप्त सामान के आधार पर आर्किमेडू का रोम के साथ व्यापारिक संबंध का पता चलता है। अब वहां से ग्लास और लैंप आया तो कैसे आएगा? या तो वहां का कोई आदमी लाया होगा या तो भारत का आदमी जाकर वहां से लाया होगा। तो व्यापारिक संबंध नहीं था भाई, तब तो गया था और लाया था। तो आर्किमेडो से इस प्रकार से रोम के साथ व्यापारिक संबंध का पता चलता है। ठीक, चलिए बढ़ते आगे। जी, वहां में है बेरीगाजा किन किन उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? तो बेरीगाजा, देखिए आंसर देखिए, बेरीगाजा भारत के पश्चिम तट पर स्थित बंदरगाह है। यहाँ से मसाले, हीरे, नीलम, रत्न एवं कछुए की पीठ की हड्डी का निर्यात होता था। ठीक, तो देखिए, बेरीगाजा एक बंदरगाह था। यहाँ पर क्वेश्चन आपको उस तरह का सटीक ढंग से नहीं दिया है कि कौन से उद्योगों के लिए फेमस था। तो बेरीगाजा एक बंदरगाह था जहाँ से क्या होता था, सामान का आयात निर्यात होता था। ठीक, तो आप लिख दीजिएगा, यहाँ से जो है मेनली मसाला, हीरा, नीलम, रत्न एवं कछुए की पीठ का क्या होता था, निर्यात होता था और बहुत से सामानों का आयात भी होता था। ठीक, तो बेरीगाजा एक क्या है, बंदरगाह है। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम एक महाकाव्य था, कैसे? जो तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम था एक महाकाव्य था, कैसे? आपको हम बताएं कि मध्य दक्षिण भारत में क्या हो रहा था भाई, तमिल भाषा में कुछ नया चीज जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए, उसको प्रगति में लाने के लिए कवियों का एक विशाल सम्मेलन बनाया गया, जिसे क्या कहते थे, संगम कहते थे ना। 3 सम्मेलन बुलाए गए पांड राजाओं के संरक्षण में। जब पांड राजा था उसके संरक्षण में 3 सम्मेलन बुलाया गया, जिसे क्या कहते थे, संगम कहते थे ना, संगम कहा जाता था। और इस दौरान जो पुस्तक लिखा गया उसे ही संगम साहित्य या तमिल साहित्य कहा जाता था। ठीक, इसमें एक पुस्तक का नाम था शिल्पाधिकारम। उसी के दौरान क्या लिखा गया, उसी के दौरान शिल्पाधिकारम लिखा गया था। ठीक, तो बोलता है यह जो शिल्पाधिकारम पुस्तक था एक महाकाव्य था, कैसे? देखिए, शिल्पाधिकारम का संबंध जैन धर्म से है। शिल्पाधिकारम का संबंध कौन से धर्म से था भाई? जैन धर्म से था। इसमें नुपुर या पायल की कहानी है। नुपुर किसको बोला जाता है? पायल को। इसमें किसका कहानी है? पायल की कहानी है। इस कहानी के अंतर्गत राजा कोवलन अपनी पत्नी कनगी को छोड़कर माधवी नामक नर्तकी के प्रेम में फंस जाता है। ठीक, देखिए, जो एक शिल्पाधिकारम है इसमें क्या पायल का कहानी लिखा गया है, इसलिए जो पायल का कहानी वो बहुत ही फेमस हुआ था, इसलिए जो शिल्पाधिकारम था एक महाकाव्य था। ठीक, इसमें पायल की कहानी के अंतर्गत कैसा कहानी था भाई? देखिए, इसमें राजा कोवलम नामक एक राजा था, वह अपना पत्नी कनगी को छोड़कर माधवी नामक नर्तकी के प्रेम में फंस गया था। अपना पत्नी जो कनगी था, राजा था, देखिए राजा था, उसका शादी भी हो गया था, तो उसका नाम था क्या था, उसका पत्नी का नाम क्या था? कनगी था। ठीक, उसको छोड़कर एक राजा के दरबार में बहुत अयासी राजा सब होता था, वो लोग नाच गान दारू उरू करते रहता था। तो इसमें एक नर्तकी जो नाचने वाली थी उसका नाम क्या था?
माधवी था, ठीक। माधवी नामक नर्तकी के प्रेम में फंस जाता है और अपने धन को लुटाने के पश्चात उसका पश्चाताप होता है, ठीक। प्रेम में फंस जाता है और जितना धन होता था वो सारा लूट लिया, कौन? माधवी नामक नर्तकी ने, ठीक। प्रेम में फंस गया भाई और सारा धन जो था उसको लुटा दिया, किसके ऊपर? माधवी के ऊपर। और अपनी जब सारा धन लुटा गया, राजपाट खत्म हो गया, और जब माधवी नर्तकी का आप जानबे करते हो, नाच के उसको पटा उठा के छोड़ दिया जानबे करते, ये सब बहुत खेला खराब होता है। और अपनी पत्नी के पास लौटता है, ठीक। जब उसको इस चीज का पश्चाताप होता है, जब उस पूरा क्या होता है, उसका जो धन था वो पूरा लूट लिया, राजपाट खत्म हो गया, पूरा भिखमंगा टाइप का बन गया जो राजा था, पत्नी को छोड़ दिया था, उसके साथ नर्तकी के साथ था, पूरा धन दौलत उसके पीछे खर्चा कर दिया। जब वो मतलब एकदम ना के बराबर उसका पैसा नहीं बचा, तब उसको पश्चाताप होता है कि ये चीज गलत है, और अपने पत्नी के पास क्या करता है? लौटता है ना, अपने पत्नी के पास लौटता है। और उसकी पत्नी कनगी ने उसे एक पायल दिया, जिससे बेचकर वे मदुरै में व्यापार प्रारंभ किया। देखिए, जब उसकी पत्नी के पास लौटा तो उसको उसकी पत्नी को जो उसकी दरिद्रता स्थिति को देखकर दया आया, और क्या दिया? एक जो उसका एक पायल था, उसे उस पायल को दे दिया, ताकि फिर से व्यापार को शुरू कर सके और थोड़ा बहुत स्थिति को बेहतर कर पाए। फिर से राजा तो नहीं बन सकता था, लेकिन थोड़ा बहुत स्थिति को बेहतर कर सकता था, जिसे बेचकर वे मदुरै में व्यापार प्रारंभ किया, ठीक। और पायल जो दिया उसको बेचकर मदुरै में, देखिएगा आप, तमिलनाडु में एक शहर है मदुरै, ठीक, वहां पर क्या किया? व्यापार प्रारंभ किया। किंतु कोवलन पर मदुरै की रानी के पायल चुराने का आरोप लगा दिया। देखिए, उसी समय संयोगवश क्या हुआ था, जो कोवलन का जो रानी था, मदुरै का जो रानी था, उस समय उसका क्या हो गया था? पायल चोरी हो गया था, ठीक। उसी समय, जिस समय उसका पत्नी कनगी ने उसको पायल बेच दिया और बेचकर व्यापार को प्रारंभ किया था, कि उसी समय उसका कोई पायल चोरी कर लिया, और जो मंत्री था वो सब पूरा पायल की खोज में निकल गया। तो वो लोग प्रत्येक सुनार दुकान में जाता था कि भाई तुमको कोई पायल दिया है, भाई तुमको कोई पायल दिया है। तो एक सुनार ने बोला कि हमको एक पायल दिया गया है। तो उन्होंने कहा कौन दिया? तो भाई उसने कह दिया कि जो कोवलन नामक व्यक्ति, उसने मुझे पायल दिया था। तो देखिए, संयोग बस क्या हुआ, तो मंत्री सब उसके पायल को ना देखकर उसको पकड़ लिया डायरेक्ट, और उसको रानी के पास ले गया कि भाई इसी ने आपके पायल को चुलाकर इस सुनार के पास बेचा है। तो रानी ने उसे क्या दे दिया? मृत्यु दंड दे दिया था, ठीक। प्रेम में फंस जाता है और अपने धन को लुटाने के पास पश्चाताप होता है और अपनी पत्नी के पास लौटता है। उसकी पत्नी कनगी ने उसे एक पायल दिया, जिसे बेचकर वे मदुरै में व्यापार प्रारंभ किया। किंतु कोवलन पर मदुरै की रानी के पायल चुराने का आरोप लगा दिया और उसे फांसी दे देगी ना। तो जैसे उस पर आरोप लगा तो उसको क्या दे देगी? फांसी दे दी गई। लेकिन जो सही नहीं था, सही क्या था कि उसको जो पायल दिया था वो कौन दिया था? उसको पत्नी कनगी ने दिया था, ठीक। तो कोवलन की पत्नी कनगी ने शराब दे दिया, जिससे मदुरै शहर क्या हो गया? नष्ट हो गया। तो इस पर यही कहानी किसमें दिया है? आपका वहां पर जो शिल्पाधिकारम नामक पुस्तक है तमिल साहित्य, उसमें पायल की कहानी है। तो इसलिए यह जो शिल्पाधिकारम था एक महाकाव्य था, ठीक। तो इस प्रकार से जो आपका चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर 9। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।